हेलो फ्रेंड्स, आई एम अश्मित पांडे एंड वेलकम टू आवर चैनल ncert.com। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपके क्यूरियोसिटी को मिलती है, आपके डाउट्स को मिलता है एक डायरेक्शन। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो होने जा रहा है क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 1। हम क्लास 9th की साइंस को आज के इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा चैप्टर 1 है क्लास 9th की साइंस का वो है एक्सप्लोरेशन। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरेशन, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। हम सेकेंडरी साइंस के वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। अब क्या होती है सेकेंडरी साइंस, एक्चुअली क्या होती है साइंस, वो इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। और एक्सप्लोरेशन ये क्या है, इसको हम डीप में समझेंगे और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लास 9th में हम रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो हम एक रूल जो मैंने पहले भी आपको बताया था वो है रूल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। यानी दुनिया की किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, व्यक्ति को आपको अगर समझना है तो आपको तीन प्रश्न 3 क्वेश्चन पूछने होते हैं। और यही रीजन है कि मैं इस रूल को बोलता हूं द 3 क्वेश्चन रूल। द 3 क्वेश्चन रूल। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है व्हाट, दूसरा क्वेश्चन है व्हाई और तीसरा क्वेश्चन है हाउ। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हाउ। व्हाट मतलब क्या, कि कोई भी अगर चीज है तो ये क्या है, व्हाट इज इट, ये क्या है भाई। व्हाट डू वी सी, हम क्या देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो आ गया समझ में। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, वाई। दूसरा जो है हमारा प्रश्न वो होना चाहिए वाई, कि ये है हमको समझ में आ रहा है, ये क्या है ये भी हमको समझ में आया, लेकिन ये क्यों है, वाई इज इट सो, ये क्यों है। नेक्स्ट है व्हाई डज इट हैपन, ये क्यों होता है। एंड व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, और तीसरा जो प्रश्न है वो है हाउ, हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है। तो पहले हमने जाना व्हाट, कि ये क्या है। ठीक है, फिर हम जाने कि ये क्यों है, आखिर ये है ही क्यों, और फिर हम जाने कि ये कैसे हो रहा है। तो पहले हम व्हाट जाने, फिर हम व्हाई जाने, फिर हम हाउ जाने। ये होता है किसी भी चीज को जड़ से एकदम क्लैरिटी के साथ समझने का फॉर्मूला, रूल। ठीक है, तो व्हाट व्हाई हाउ, ये है द 3 क्वेश्चन रूल। अच्छा, अब एनसीईआरटी में लाइनें लिखी हुई हैं कि साइंस बिगिन विथ वंडर एंड ग्रो थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। यहां पे ये लाइनें लिखी हुई है कि इन द मिडिल स्टेज साइंस इनवाइटेड यू टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली। मिडिल स्टेज में यानी कि आप जब 6th 7th और 8th क्लास में थे, वहां पे साइंस ने क्या किया, आपको इन्वाइट किया और आपको क्यूरियस बनाया, आपको जिज्ञासु बनाया। एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली, कि आप वर्ल्ड को बहुत ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें। टू आस्क क्वेश्चंस, आप प्रश्न पूछें। टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क, ये थिंग्स कैसे काम करती हैं। देखिए होता क्या है कि साइंस कैसे काम करती है, हम अगर इसको समझें, यहां पे देखिए होता क्या है कि हाउ साइंस एक्चुअली वर्क, हम अगर ये जानने का प्रयास करें तो पहले तो हमें यह देखना होगा कि इसका फ्लो क्या है। तो पहले हमें, अगर हम कोई भी चीज देखते हैं, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो अगर फैन को देखता है कि वो घूम रहा है और हवा दे रहा है, तो वो पहले देखेगा अरे हमने बटन ऑन किया और फैन घूमने लगा, चलने लगा, तो वो पहले वंडर करेगा, चौंकेगा। फिर उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी, जिज्ञासा आएगी कि आखिर ऐसा क्या है कि मैंने इस बटन को दबाया और ये फैन घूमने लगा, ये फैन चलने लगा। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा अपने बड़ों से कि ये क्या है और ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक, वो ऑब्जर्व भी करेगा कि मैं इस बटन को दबा रहा हूं, ऑन कर रहा हूं और ये फैन चलने लग रहा है, वो ऑब्जर्व करेगा। फिर वो जितने फैंस हैं घर में, सभी फैंस के साथ ये एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, और जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रश्नों को पूछेगा, उसके बारे में पढ़ेगा, स्टडी करेगा, तो उसको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि आखिर ये क्या है। ये एक्चुअल में हमारी जो हाथ की मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम यूज कर रहे हैं और इस बटन को दबा रहे हैं, और बटन को दबाने के बाद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है दोबारा से मैकेनिकल एनर्जी में, और जो फैन है वो घूम रहा है। ये प्रोसेस है फैन के चलने का। लेकिन ये हम जान कैसे पाए, ये स्टार्ट हुआ वंडर से। हम पहले चौंके, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी ने जन्म लिया, हमने प्रश्न को पूछा, क्वेश्चन पूछा, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया, और फिर हम अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे। तो ये जो साइंस है वो पूरा प्रोसेस है, वंडर से, क्वेश्चन होते हुए, एक्सपेरिमेंट से लेकर के अंडरस्टैंडिंग तक का ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है जर्नी ऑफ साइंस। साइंस इज अ जर्नी फ्रॉम क्यूरियोसिटी या वंडर टू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट जो है वो पहले, अब
हम साइंस को पढ़ रहे हैं तो हम पहले क्या करेंगे कि साइंस का व्हाट, व्हाई और हाउ, हमने 3 क्वेश्चन रूल को समझा है तो हर जगह हम इसे यूज भी करेंगे। तो हम साइंस को चाह रहे हैं समझना, अंडरस्टैंड करना, तो साइंस का व्हाट, व्हाई, हाउ हमारा क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो पहले हम व्हाट क्लियर करते हैं कि व्हाट इज साइंस। तो साइंस क्या है? साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, यानी ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जिसके अंदर लाखों गैलेक्सीज हैं, उसी ब्रह्मांड को, ये जो ब्रह्मांड है हमारा, उसके अंदर लाखों गैलेक्सीज हैं, उन लाखों गैलेक्सीज में ढेर सारे सोलर सिस्टम्स हैं, उनमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है, उसमें 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। उन 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट ये हमारा पृथ्वी यानी अर्थ। ये जो पूरा फिजिकल वर्ल्ड है, यानी ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, साइंस में हम केवल पृथ्वी की पढ़ाई नहीं करते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड की पढ़ाई करते हैं। और इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी जैसे लाखों करोड़ों और ग्रह भी हैं, ठीक है। तो इस यूनिवर्स की जो पूरी सिस्टमैटिक पढ़ाई है, ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से जो इसकी स्टडी है, उसी को हम साइंस कहते हैं। अब ये जो स्टडी है हमारी, वो बेस्ड होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन पे, वो बेस्ड होनी चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन पे, वो बेस्ड होनी चाहिए एविडेंस पे। हम अगर यूनिवर्स में, इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सिर्फ ऑब्जर्व करने से विज्ञान नहीं हो जाएगा, हमें उस पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और उस एक्सपेरिमेंट में हमें एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा कि कोई ऑब्जर्वेशन पे जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट को हम अगर 20 बार करें तो 20 बार रिजल्ट वही आना चाहिए, तो ही वो प्रूव हो सकेगा। तो साइंस मस्ट बी बेस्ड ऑन व्हाट? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंसेस। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंसेस, ठीक है। जो हमारा साइंस है वो बेस होना चाहिए किस पे? एविडेंस पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे और ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। अच्छा जी, अब साइंस को हम हिंदी में आमतौर पे क्या है? विज्ञान बोल देते हैं, है ना। तो विज्ञान जो वर्ड है, शब्द है हिंदी का, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञान। वी धन ज्ञान। वी माने होता है विशेष, वी माने क्या होता है? विशेष, और ज्ञान तो ज्ञान है। तो विशेष ज्ञान जो है, विशेष यानी स्पेशल नॉलेज जो है, वो है विज्ञान। और वो ज्ञान जो है, वो विशेष ज्ञान जो है, वो विशेष कैसे होता है? वो जब सुव्यवस्थित होता है यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड, सुसंगठित होता है यानी वेल स्ट्रक्चर्ड, और क्रमबद्ध होता है यानी सिस्टमैटिक। ये जब तीनों, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ये ज्ञान विशेष होता है, तो इसीलिए हम इसे विशेष ज्ञान यानी विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमें साइंस का व्हाट क्लियर हो गया कि साइंस में हम एक्चुअल में क्या करते हैं। ये जो हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की जो पढ़ाई है, इस यूनिवर्स की पढ़ाई को हम इस साइंस में करते हैं। ये जो हमारा यूनिवर्स है, इसकी जो पढ़ाई है सिस्टमैटिक ढंग से हम जब करते हैं तो उसे हम साइंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं व्हाई ऑफ साइंस पे, कि साइंस क्यों, आखिर साइंस की जरूरत ही क्या है, आखिर इस यूनिवर्स को डिकोड करने की जरूरत ही क्या है, जानने की जरूरत ही क्या है। हमें इस साइंस को जानने की जरूरत इसलिए है, साइंस हेल्प अस टू डिकोड द फिजिकल वर्ल्ड एंड मेक लाइफ इजियर। साइंस क्या करता है? साइंस हमारे जीवन को आसान बनाता है, हमारे जीवन को आसान बनाता है। कैसे आसान बनाता है? वो ऐसे, हम 3 एग्जाम्पल लेंगे और इसको हम समझेंगे। हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि ये फ्लो होता है साइंस का, कि पहले क्यूरियोसिटी जन्म लेती है, या फिर क्यूरियोसिटी से भी पहले वंडर जन्म लेता है। आप कोई भी चीज को देख के या कोई विचार आपके मन में आता है तो आप पहले चौंकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उनके मन में, दिमाग में एक दिन एक विचार आता है कि क्या मैं यहां बैठे बैठे मुझसे 100 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर व्यक्ति से बातचीत कर सकता हूं। तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी ने जन्म लिया कि क्या यह पॉसिबल है। तो इस क्यूरियोसिटी के बाद होता है कि वो प्रश्न पूछते हैं लोगों से और खुद से कि क्या यह संभव है, और ढेर सारे प्रश्न वो खुद से पूछते हैं, और उन्हीं प्रश्नों में वो एक डिस्कवरी कर देते हैं, और उस डिस्कवरी का नाम होता है टेलीफोन, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी अबाउट कम्युनिकेशन लेड टू द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। उनके अंदर जो जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी कि क्या मैं एक साथ जो है मल्टीपल लोगों से या एक जगह पर बैठ के लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकता हूं या नहीं। तो इस क्यूरियोसिटी ने प्रश्न को जन्म दिया, और प्रश्न ने डिस्कवरी को जन्म दिया, ठीक है, खोज को जन्म दिया, और उस डिस्कवरी के कारण जो है आविष्कार होता है टेलीफोन का। और टेलीफोन की वजह से हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो आसान हो गया है आज के डेट में, कि हम एक जगह बैठ करके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इससे फाइनली क्या होता है? प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनती है। तो ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लें इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो थॉमस एल्वा एडिसन नाम के व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा आई, एक क्यूरियोसिटी आई कि क्या हम रात में भी उजाला कर सकते हैं, प्रकाश हम रात में भी कर सकते हैं क्या। तो इस क्यूरियोसिटी ने उनके अंदर क्वेश्चंस को जन्म दिया,
और उसी क्वेश्चन ने खोज किए और उसी खोज ने एक इन्वेंशन को जन्म दिया और उसी इन्वेंशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं। इसके वजह से हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो सेफर हुआ, इजियर हुआ और मोर प्रोडक्टिव हुआ कि हम रात में भी काम कर सकते हैं अब। ठीक है, बल्ब के आविष्कार के पहले रात में हम काम नहीं कर सकते थे, हमारा जीवन बहुत मुश्किल था रात के समय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्यूरियोसिटी थी वो थी, दो भाई थे राइट ब्रदर्स, है ना, तो उनके मन में एक क्यूरियोसिटी जन्म लेती है। वो क्या क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हम हवा में उड़ सकते हैं, क्या हम हवा में उड़ सकते हैं। तो इसी क्यूरियोसिटी जो है वो उनको क्वेश्चंस पूछने के लिए मजबूर करती है और इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से एरोप्लेन नाम की डिस्कवरी यानी इन्वेंशन होता है और आज हम हवा में उड़ सकते हैं और हमारा जीवन जो है वो आसान हो चुका है कि हम एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही स्पीड से हवा में उड़ के जा सकते हैं और इससे हमारी जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव हुई है। तो साइंस जो है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है क्यूरियोसिटी को प्रोग्रेस में, यानी क्यूरियोसिटी से प्रोग्रेस तक का सफर है। ये क्या है एक्चुअल में, क्यूरियोसिटी से ये प्रोग्रेस तक का सफर है। कौन, साइंस। साइंस इज नथिंग बट अ प्रोसेस फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू प्रोग्रेस। ये क्यूरियोसिटी से प्रोग्रेस तक का सफर है। ठीक है, क्यूरियोसिटी से प्रोग्रेस तक का सफर है साइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाउ साइंस बिगिंस, हमने व्हाट क्लियर कर लिया, व्हाई क्लियर कर लिया, अब हम हाउ पे आते हैं कि आखिर साइंस की शुरुआत कहां से और कैसे होती है। साइंस की जो शुरुआत है वो मैंने बताया क्यूरियोसिटी से होती है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि एक छोटा बच्चा है, वो फैन को देखता है, वो पूछता है, उसके अंदर जिज्ञासा आती है कि आखिर ये कैसे घूम रहा है, क्या क्या प्रोसेस है इसका। तो वो क्यूरियोसिटी जो है वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करती है। अब यहां टर्म आता है एक्सप्लोरेशन का, कि क्यूरियोसिटी ने क्वेश्चंस को जन्म दिया और क्वेश्चन की वजह से आप एक्सप्लोर करेंगे और उस एक्सप्लोरेशन में आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों है और ये कैसे हो रहा है। तो और ये जो एक्सप्लोरेशन है वो आपको डिस्कवरी के लिए मजबूर करेगा और वो डिफरेंट डिस्कवरीज जो होंगी आपके नॉलेज की, वो एक इन्वेंशन, नए इन्वेंशन को जन्म देती है या दे सकती है और इस इन्वेंशन की वजह से आप सोसाइटी को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आप पूछते हैं व्हाई, हाउ। ठीक है, एक्सप्लोरेशन क्या है, कीवर्ड है साइंस का, विज्ञान का जो कीवर्ड है वो एक्सप्लोरेशन है और यही कारण है कि ये चैप्टर जो है हमारा जो क्लास 9th है उसका पहला चैप्टर एक्सप्लोरेशन ही है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं और आप अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आप चीज को समझ जाते हैं। ठीक है, तो साइंस ग्रोज व्हेन ह्यूमंस रिफ्यूज टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। इसीलिए बोला जाता है कि हमें कभी भी प्रश्नों से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें प्रश्न पूछते रहना चाहिए। हमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो हमें प्रश्न पूछते रहना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको आज के इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि हमने एक्सप्लोरेशन को तो जान लिया, अब ये जो नेक्स्ट है एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ये क्या चीज है भाई, सेकेंडरी साइंस क्या है। तो पहले हम प्राइमरी साइंस और सेकेंडरी साइंस में अंतर जान लेते हैं। प्राइमरी साइंस या मिडिल स्टेज साइंस और सेकेंडरी साइंस में क्या अंतर। एक्चुअली प्राइमरी साइंस जो है वो क्लास 1 से लेकर 6 तक होती है और जो मिडिल स्टेज या क्लास 1 से हम कहें 5 तक होती है और 6 से 8 तक होती है मिडिल स्टेज साइंस। ये प्राइमरी साइंस, ये मिडिल स्टेज साइंस और फिर 9 से लेकर 12 तक जो है वो सेकेंडरी साइंस होती है। हम ऐसा ही बोल देते हैं क्लास 1 से लेकर 8 तक, इन दोनों को हम प्राइमरी में ही मान लेते हैं। तो यहां प्राइमरी साइंस जो है एक्चुअल में वो फाउंडेशनल साइंस है। वहां पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि व्हाट, ये क्या है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाई और हाउ का होता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी साइंस यानी क्लास 9th में आते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम डीपली एक्सप्लोर करते हैं किसी टॉपिक को, हम साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग माने व्हाट, व्हाई, हाउ, ये क्या है, क्यों है और कैसे है, और डीप में समझते हैं इस चीज को, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं मॉडल्स एंड रीजनिंग के हेल्प से, और सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन भी यहां पर होता है। ये क्या है भाई, जैसे प्राइमरी लेवल तक हम क्या है साइंस को एक साथ ही पढ़ते आए हैं, लेकिन यहां से क्लास 9th से आपकी साइंस जो है वो कैटेगराइज हो गई है, डिवाइड हो गई है 3 पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों को थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, यहां हम देखते हैं थोड़ा। जो फिजिक्स है वो डिराइव हुआ है किससे, जो फिजिक्स है हमारा वो डिराइव हुआ है फिजिका वर्ड से, फिजिका या फिजिक्स वर्ड से, जिसका मतलब होता है नेचुरल थिंग्स या फिर नेचर। तो नेचर माने प्रकृति जो हमारे आसपास है, ठीक है, जहां पे हम हैं। तो इस नेचर की जो पढ़ाई है, नेचर में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं लाइट से रिलेटेड, हमें जो लाइट दिखाई दे रही है, हमें जो साउंड, आवाज जो है, हमें साउंड जो सुनाई दे रहा है, जो हीट, ऊष्मा है, गर्मी है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो फिजिक्स के डोमेन में आते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री जो वर्ड है वो काइमिया वर्ड से डिराइव हुआ है। काइमिया वर्ड का मतलब होता है टू pour टुगेदर या टू मिक्स थिंग्स टुगेदर, यानी जब हम दो चीजों को आपस में मिक्स करते हैं, दो चीजों को हम क्या है आपस में मिक्स करते हैं, तो इसी मिक्सिंग को क्या है, जब हम मिलाते हैं, हम दो चीजों को आपस में मिलाते हैं तो जो नई चीज बनती है और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें जो चेंज आता है, इन्हीं सब की पढ़ाई को हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब हम दो चीजों को मिलाते हैं, उसी की जो पढ़ाई है वो है केमिस्ट्री। नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी एक्चुअल में क्या है, बायोज और लोगोज, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। बायोज मतलब होता है लाइफ और लोगोज माने होता है स्टडी। तो लाइफ की जो स्टडी है, जीवन की जो स्टडी है, लाइफ की जो स्टडी है, जीवन की जो स्टडी है, वो आती है बायोलॉजी के अंदर। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवन है हमारा और जीवन जिनमें है, उनकी जो पढ़ाई है, उनका स्ट्रक्चर, उनका जो ढांचा है वो कैसा है, यानी ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स का, उनका फंक्शन, उनके अंदर क्या क्या फंक्शंस, विशेषताएं हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी की जो पढ़ाई है वो हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, और जो तीन ब्रांचेस हैं सेकेंडरी साइंस की वो। ठीक है, अब हम थोड़ा और एक्सप्लोरेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोरेशन को हम और थोड़ा डिकोड करने का प्रयास करते हैं। तो एक्सप्लोरेशन जो है, अब एक्सप्लोरेशन माने खोजना, ठीक है, एक्सप्लोर करना, लेकिन जो ये एक्सप्लोरेशन है वो केवल अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। एक्सप्लोरेशन को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारा कोई गोल नहीं है, हमारा कोई एम नहीं है, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, हमारे पास एक गोल है, तो हम क्या है, हम आसानी से जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एनसीईआरटी में ये मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास ये दिया गया। मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास, हर एक पेज पे बीच बीच में ये मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास दिया गया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास रिप्रेजेंट कर रहा है केयरफुल ऑब्जर्वेशन को, कि हमें हर एक चीज को, दुनिया में जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है, हमें उसे केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ हमें क्या है, एक्सप्लोरेशन और के साथ डायरेक्शन की जरूरत है। हम ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ हमें एक डायरेक्शन की जरूरत है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के हम अगर केवल ऑब्जर्व ही करते रहेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन साथ में एक्सप्लोरेशन के साथ डायरेक्शन, ये जब आपस में मिलता है, साथ मिलता है, तो ये सक्सेस को जन्म देता है, ना कि फेलियर को। क्योंकि एक्सप्लोरेशन के साथ जब डायरेक्शन नहीं रहेगी तो आप फेल कर जाएंगे, लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक्सप्लोरेशन के साथ आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा मॉडल्स इन साइंस। की मॉडल्स क्या है भाई? नहीं, वो वाले मॉडल की बात नहीं चल रही है, यहां नोरा फतेही की बात नहीं चल रही है, यहां साइंस के मॉडल की बात चल रही है। वो जो है वो एक्टिंग में होते हैं मॉडल्स, जो आप सोच रहे हैं। यहां साइंस के मॉडल्स की बात हो रही है। ठीक है, यहां क्या है, साइंस के मॉडल की बात हो रही है। तो साइंस क्या है? साइंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करता है हमें आसानी से समझाने के लिए, क्योंकि साइंस में जो चीजें होती हैं वो बहुत इजी नहीं होती हैं, सिंपल नहीं होती हैं, लेकिन हमें तो भाई उसे आसानी से समझना है। तो साइंस हमारे लिए उन्हीं चीजों को सिंप्लीफाई करता है, आसान करता है, और उसी को आसान करने के लिए हमें जरूरत होती है मॉडल्स की। जैसे जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन्हीं कॉम्प्लेक्स सिस्टम को उसमें वो क्यों होता है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, हमें साथ में उनको पढ़ना होता है। तो उसी लिए हम क्या करते हैं कि उस रिप्रेजेंटेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, आसान बनाते हैं, ताकि हम साइंस को अच्छे से समझ सकें। तो जो आसान रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम का, मींस द सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द रियल वर्ल्ड इन साइंस, जस्ट फॉर द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, इजी अंडरस्टैंडिंग, इज कॉल्ड मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल क्या है? मॉडल इज नथिंग बट अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। जो रियल वर्ल्ड में हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उनका सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ही जो है वो है मॉडल। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है? साइंस यूज मॉडल्स, दीज आर सिंप्लीफाइड वेज ऑफ लुकिंग एट रियल सिस्टम। जो रियल सिस्टम है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है, उनको सिंप्लीफाइड वे में देखने का जो तरीका है वो हमें मॉडल से मिलता है। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है कि बिल्डिंग सच मॉडल्स इन्वॉल्व मेकिंग अजम्पशंस एंड डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल। अच्छा, तो हम अगर मॉडल बना रहे हैं, हम अगर कोई मॉडल बना रहे हैं, तो हम एकदम एज इट इज तो कोई भी चीज बना नहीं सकते हैं, हमें कुछ अजम्पशंस करना होगा, कुछ मानना पड़ेगा, और कुछ छोटी छोटी डिटेल्स को इग्नोर भी करना पड़ेगा। हमें कुछ अजम्पशंस मानने होंगे, मानने होंगे, प्लस में कुछ जो डिटेल्स हैं, कुछ डिटेल्स को हमें क्या करना होगा? इग्नोर भी करना पड़ेगा, ताकि हम मॉडल को बना सकें।
ठीक है। तो ये जो चॉइसेस हैं, ये जो अजम्पशंस हैं, ये हमारे मिस्टेक नहीं है। ये जो डिटेल्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, ये हम इंटेंशनली कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, चीजों को सिंप्लीफाई करके उसे समझ सकें। ठीक है, ये है मॉडल का रोल। जैसे फिजिक्स में हम एक मूविंग कार को पॉइंट से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम बार बार मूविंग कार नहीं बना सकते। हम अगर फिजिक्स के चैप्टर मोशन को पढ़ रहे हैं तो हमें एक दिन में 100 बार कार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, और हम बार बार कार नहीं बना सकते। अगर आपकी फेवरेट कार बीएमडब्ल्यू है तो बार बार आप बीएमडब्ल्यू का उसमें बार बार उसे ड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत टाइम वेस्ट होगा इससे हमारा। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो देखने एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन हम उसे क्या है, एक मॉडल से डिनोट करते हैं, एक सर्कल से डिनोट कर देते हैं, ताकि भाई आसानी हो हमारे लिए। हम बार बार उस कॉम्प्लेक्स फिगर को नहीं बना सकते हैं। जैसे बायोलॉजी में क्या है, हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो उसका एक्चुअल फिगर है वो ऐसा है, लेकिन हम जब ड्रॉ करते हैं तो एक ऐसे गोला बना देते हैं, बीच में न्यूक्लियस बना देते हैं, ऐसे ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर यानी साइटोप्लाज्म को बना सकते हैं। हम बार बार अगर ये बनाने जाएंगे तो हमारे घंटों फिगर को बनाने में ही वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब अर्थ साइंस में हम ये वाला फिगर बनाते हैं, तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आसानी के लिए हम इसको ऐसा बना देते हैं जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर को हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो मॉडल का सिंपल जो मकसद है वो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रखना है, ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। एक एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में, वो क्या है कि अ क्रिकेट शॉट। ठीक है, थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स। एक क्रिकेट बॉल को छक्के के लिए मारा गया है। विराट कोहली ने एक क्रिकेट बॉल को 6 के लिए मारा है। व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, व्हाट वुड यू इग्नोर। अब इसको अगर आपको शो करना है तो आप क्या डिटेल जो है वो शो करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और कौन से डिटेल को इग्नोर कर देंगे। तो एक्चुअल जो सिनेरियो बनता है वो ऐसा बनता है जहां पे आपको जो है स्टेडियम दिखाना होगा, ग्राउंड दिखाना होगा, पिच दिखानी होगी, प्लेयर को बनाना होगा, स्टंप्स लगाने होंगे, उसके हाथ में बैट होना चाहिए, बॉल होना चाहिए, बॉल का रंग, उसके स्टिचेस, हर एक थिंग। ठीक है, लेकिन हम इसको ड्रॉ करने में घंटों जाएगा। अब हम मॉडल में क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, केवल हम शो करते हैं हाइट को और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। हम एक पॉइंट मान लेते हैं कि यहां से बॉल जो है वो निकली है और यहां चलते 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 यहां पहुंच गई है। ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया, और इसको बनाने में हमें 30 सेकंड का या 1 मिनट का टाइम लगेगा। ये हमारे लिए आसान हो गया, लेकिन हमें इतना समझ में आ गया कि बॉल कहां से स्टार्ट की, कहां गई, उसका हाइट कितना था, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, और हमारा जो मकसद था वो यही था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे कलर ऑफ द बॉल, अमाउंट ऑफ ग्रास। अब भाई हमें इस बात से क्या मतलब है कि बॉल रेड थी कि व्हाइट थी, वहां पे घास कितनी थी, है ना, लेकिन हमें क्या इंक्लूड करना होगा, मास ऑफ द बॉल, कि उस बॉल का मास कितना था, स्पीड एंड डायरेक्शन, वो किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में गई। हमें ये चीजें इग्नोर नहीं करना है। हम एयर रेजिस्टेंस को, स्पिन ऑफ द बॉल, स्टिचिंग ऑफ थ्रेड, ये सारी चीजों को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मीट अ साइंटिस्ट, एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, मेघनाथ साहा। ये एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। ये कौन होता है भाई, जो फिजिक्स की पढ़ाई करता है, और फिजिक्स में भी स्पेसिफिकली एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी वो ब्रांच है साइंस का, फिजिक्स का, जो ग्रहों की पढ़ाई करता है, यानी प्लैनेट्स की पढ़ाई करता है, या फिर यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो एस्ट्रोफिजिक्स में होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हाउ डिड ही यूज साइंस। उन्होंने ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार, उन्होंने स्टार्स को यानी तारों को ऑब्जर्व किया और अपना साइंटिफिक मॉडल दिया फिजिक्स और मैथमेटिक्स का यूज करते हुए। ठीक है, टेम्परेचर एनालिसिस, उन्होंने ही एनालाइज्ड हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द लाइट फ्रॉम स्टार्स। जो स्टार्स से लाइट आ रही है उससे टेम्परेचर कैसे इफेक्ट होता है, उन्होंने इसके लिए एक मॉडल दिया। और यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, जो उनका मॉडल है, स्टार्स का नेचर है ना, और यूनिवर्स को समझने के लिए उन्होंने काफी अच्छा जो है वो कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो ये जो उनकी थ्योरी है वो है साहा आयनाइजेशन थ्योरी। ये क्या है, ये एक्सप्लेन करती है कि जो स्टार्स हैं, हाउ स्टार्स प्रोड्यूस डिफरेंट स्पेक्ट्रा एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग तापमान पे जो स्टार्स हैं वो डिफरेंट स्पेक्ट्रा यानी लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और तो ये जो है छोटी सी इनकी थ्योरी है, लेकिन बहुत इफेक्टिव थ्योरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि व्हाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी। हम स्पीड ऑफ लाइट को सी से ही क्यों डिनोट करते हैं। जो लाइट की स्पीड है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो सी होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर इसकी स्पीड होती है लाइट की। तो हम इसे सी से ही क्यों डिनोट करते हैं? एक्चुअली में जो सी है वो आया है एक लैटिन वर्ड सेलेरिटस से, ठीक है। सी जो है वो कहां से आया है? एक लैटिन वर्ड सेलेरिटस से, जिसका जो मीनिंग होता है वो स्पीड ही होता है, ठीक है। और ये लगभग जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एग्जैक्ट इतना होता है, लेकिन हम इसे अप्रोक्सीमेट मान के 3 लाख किलोमीटर या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मानते हैं, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक सिंबल्स हैं ये हिस्ट्री से या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट से आते हैं। हिस्ट्री से ये आया है, अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या है और क्यों है? अब बात यह है कि अब साइंटिस्ट पूरे दुनिया भर में है, हर जगह है, और हर साइंटिस्ट खोज करता है कुछ ना कुछ। तो उस खोज में क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे कि अगर मान लीजिए इंडिया का कोई साइंटिस्ट है और यूएस का कोई साइंटिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट ने कुछ खोजा तो यूएस के साइंटिस्ट को भी वो समझ में आना चाहिए। मान लीजिए मास से रिलेटेड इंडिया के साइंटिस्ट ने कोई खोज किया तो, और मास को इंडिया के साइंटिस्ट ने केजी में नापा है। अब अगर यूएस का भी साइंटिस्ट केजी में ही नापता है तो उसे समझ में आ जाएगा, लेकिन वो अगर ग्राम में नाप रहा है, मिलीग्राम में नाप रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया है कि हमें अगर मास को नापना होगा तो हम केजी में नापेंगे, डिस्टेंस को मीटर में, ठीक है। सी ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड को नापना होगा तो सी से डिनोट करेंगे, फोर्स को हम एफ से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को वी से, स्पीड को या वेलोसिटी को वी से डिनोट करेंगे। तो ये एक क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इससे होता क्या है कि आसानी होती है हमें, वैज्ञानिक है उनको खोज करने में, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। वो क्या है? लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, इसको हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, एज ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड मेजरमेंट रिफाइंड एंड आइडियाज टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट वी कैन ऑर्गेनाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन अ सिस्टमैटिक वे। अ लॉ यूजुअली डिस्क्राइब अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व इन नेचर। लॉ क्या है? लॉ यानी नियम। लॉ एक्चुअल में क्या होता है? एक रेगुलर पैटर्न है जो कि हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि न्यूटन ने यह ऑब्जर्व किया कि कोई भी चीज अगर नीचे गिरती है, उन्होंने सेब को ऑब्जर्व किया कि वो नीचे गिर रहा है। कोई भी चीज मैं अगर गिरा रहा हूं तो वो नीचे गिर रहा है, तो ये पैटर्न उन्होंने ऑब्जर्व किया, है ना। और जो है उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, ठीक है। उन्होंने मोशन से रिलेटेड जो अपने नियम दिए कि हम अगर कोई रेस्ट पे रखी हुई चीज है उसको हमें अगर मोशन में लाना है तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने दूसरा लॉ दिया F = ma का, ठीक है, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन का। और तीसरा जो उन्होंने लॉ दिया वो दिया कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारे लॉज हैं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं? एक रेगुलर पैटर्न होते हैं जो हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब थ्योरी क्या है? थ्योरी गोज अ स्टेप फर्दर एंड प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन। थ्योरी भी जो है वो पैटर्न है, लेकिन थ्योरी क्या है? वो एक्सप्लेनेशन भी देगी कि वाई, ये पैटर्न क्यों हो रहा है, ठीक है, ये पैटर्न क्यों हो रहा है। अब जैसे न्यूटन ने ये नहीं बताया कि हमें एक्सटर्नल प्रेशर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, वाई नहीं है उनके पास। लेकिन थ्योरी में क्या है? थ्योरी में हमारा वाई भी क्लियर होता है कि वाई पैटर्न हैपन, ये पैटर्न क्यों। जैसे एटॉमिक थ्योरी है तो ये क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, इसका भी हमारे पास आंसर होता है थ्योरी में। अब प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक ब्रॉड आइडिया है दैट हेल्प्स अस टू मेक सेंस इन अ गिवन सिचुएशन। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है? ब्रॉड आइडिया। हमें किसी सिचुएशन को समझना है तो वहां प्रिंसिपल काम आता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट हो सकती है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, केवल ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो हमने जितना एनर्जी यूज किया उतनी ही एनर्जी जो है वो कंजर्व भी हो गई नेचर में, तो ये प्रिंसिपल है। तो लॉ जो है वो क्या है? वो एक रेगुलर पैटर्न है जो कि नेचर में ऑब्जर्व किया गया है। थ्योरी जो है वो पैटर्न है, लेकिन उसके पीछे का रीजन कि ये क्यों हो रहा है ये एक स्टेप आगे जाती है। थ्योरी एक गेस नहीं है कि ऐसा हो सकता है, नहीं, ऐसा ही हो रहा है और क्यों हो रहा है ये भी हमें पता है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जो है वो एक ब्रॉड आइडिया है। हमें किसी सिचुएशन को, बड़े सिचुएशन को समझना है तो वहां प्रिंसिपल का काम आता है। ये क्या है? एविडेंस पे बेस होते हैं, केयरफुल, मतलब ये कोई वही बात नहीं हो रही है, वैसे ही नहीं हो रही है, ये एविडेंस के साथ बात हो रही है, टेस्टिंग किया गया है, केयरफुल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया गया है, और ऑलवेज ओपन टू इंप्रूवमेंट। और ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई नया एक्सपेरिमेंट होता है और वो प्रूफ हो जाता है एविडेंस के साथ, तो न्यूटन के लॉ में भी चेंज हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो लॉ क्या है? लॉ हमें यह बताता है कि क्या हो रहा है। लॉ हमें क्या बताता है? क्या हो रहा है। थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि क्यों हो रहा है, और प्रिंसिपल जो है वो हमें एक बिग आइडिया देता है,
ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ प्रिडिक्शन इन साइंस। साइंस जो है उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत है प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी की। जैसे साइंस में आज हम ये देखते हैं, हम आज ये जान सकते हैं कि आज से 3 दिन के बाद वेदर कैसा होगा। तो वेदर की जो प्रिडिक्शन है वो साइंस में होती है। हम ये जान सकते हैं कि इस आने वाले साल में किस दिन, किस टाइम, किस सेकंड सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स लगने वाला है। हम ये जान सकते हैं कि ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी इतने स्पीड से जा रही है, तो इसका मोशन क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, है ना, ये कितने देर में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ साइंस प्रिडिक्ट्स इवेंट्स, ये होता कैसे है? ऑब्जर्वेशन से। वी ऑब्जर्व इवेंट्स एंड फेनोमेना इन नेचर। हमारे पास जो नेचर में डिफरेंट फेनोमेना हो रहे हैं उनका ऑब्जर्वेशन है। हम पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, लॉज एंड थ्योरीज को यूज करते हैं, जितने भी लॉज एंड थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं उनका यूज करते हैं, और उन्हीं ऑब्जर्वेशन, पैटर्न्स, लॉज एंड थ्योरीज के आधार पे हम प्रिडिक्शन करते हैं और हमें इससे फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं कि हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शन। हम चेक कैसे करते हैं? तो ऑब्जर्वेशन, हमने देखा कि क्लाउड्स क्या हैं, वो डार्क हैं, क्लाउड हमें घने दिख रहे हैं, काले दिख रहे हैं। क्या बारिश होगी? तो हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। मेजर कंडीशंस, हम कंडीशन को देखेंगे कि ह्यूमिडिटी कितनी है, टेंपरेचर कितना है, विंड की स्पीड कितनी है, प्रेशर कितना है, ये सारे एस्पेक्ट्स को हम जांचेंगे, देखेंगे। और हम पास्ट पैटर्न्स को कंपेयर करेंगे कि क्या पास्ट में ये ह्यूमिडिटी, ये टेंपरेचर और ये स्पीड की विंड पे जब हवाएं चली थी तो क्या बारिश हुई थी। तो अगर हां आंसर होगा तो हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि हां ये हो सकता है, अगर ना होगा तो हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि बारिश नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे होती हैं साइंटिफिक प्रिडिक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि साइंस इंप्रूव्स थ्रू करेक्शन। अब साइंस में जो बहुत ही खूबसूरत सी बात यह है कि साइंस में अगर कोई खोज हो गई तो वो पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे न्यूटन ने जो खोज की मोशन को लेके, है ना, रिलेटिविटी को लेके, उसको कंट्राडिक्ट किया, उसको इंप्रूव किया आइंस्टाइन ने। और आइंस्टाइन ने जो खोजें की हैं आज के साइंटिस्ट उस पे खोज कर रहे हैं और धीरे धीरे क्वांटम फिजिक्स में उससे रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो साइंस की ये खूबसूरती है कि साइंस जो है वो अपने साथ, टाइम के साथ इंप्रूव होती रहती है, क्योंकि यहां पे एविडेंस काम में आते हैं, यहां पे हम हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं, है ना, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जो है हमेशा रहती है और बेहतर होने की। ठीक है, तो प्रिडिक्शन, ऑब्जर्वेशन, अगर कोई मिसमैच होता है तो हम उसे करेक्ट भी कर सकते हैं, और बेटर, जो मेन गोल है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग का ही है। ठीक है, अच्छा, तो की आइडियाज टू रिमेंबर, एविडेंस ओवर बिलीफ। हम बिलीफ में विश्वास, हम मानने में नहीं जानने में विश्वास रखते हैं विज्ञान में। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब मानना नहीं, जानना है कि ये क्या है, क्यों है और कैसे है। ठीक है, नो थ्योरी इज फाइनल। दुनिया की कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है। साइंटिफिक थ्योरीज इंप्रूव व्हेन न्यू एविडेंस अपीयर। अगर कोई नया एविडेंस आ गया तो वो इंप्रूव होती रहेगी। करेक्शन इज स्ट्रेंथ। साइंस की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ करेक्शन की। ठीक है, नॉन साइंटिफिक बिलीफ क्या है कि क्लाउड लुक्स डार्क बेस्ड ऑन अपीयरेंस ओनली, नॉट रिलायबल। अगर केवल घने बादल हैं और हम ये बोल दें कि बारिश होगी तो ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं हुआ, ये एक रैंडम प्रिडिक्शन हो गया। साइंटिफिक अप्रोच जो है वो क्या है कि घने बादल हैं वो ठीक है, हम ह्यूमिडिटी भी देखेंगे, टेंपरेचर भी देखेंगे, विंड का डायरेक्शन भी देखेंगे और पास्ट पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ही कोई प्रिडिक्शन देंगे। ठीक है, अच्छा, अब बिल्डिंग साइंटिफिक थिंकिंग बियॉन्ड द क्लासरूम। ठीक है, तो हम क्या साइंटिफिक थिंकिंग हम क्या क्लासरूम के बाहर भी, साइंस के बाहर भी बना सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल। हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, नो व्हाट इज बीइंग स्टडीड। हमने क्या पढ़ा? आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, फाइंड क्वांटिटीज दैट मैटर इन द प्रॉब्लम। ठीक है, मेक अ रफ एस्टिमेट एंड चेक इफ इट मेक सेंस। ठीक, हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं उनको नोट कर सकते हैं, खो सकते हैं, और उनके आधार पे अपना भी एक रफ एस्टिमेट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है। एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे। स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मेनी ब्रीथ्स यू टेक पर मिनट। हमें यह एस्टिमेट करना है कि हम एक दिन में कितना लीटर हवा जो है वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, हमें इसको स्टार्ट करना है 1 मिनट से। पहले हम 1 मिनट का देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम एक दिन में कितनी हवा ब्रीथ करते हैं। हमारा जो गोल है, एम है, वो एग्जैक्ट आंसर निकालना नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट देना है, और वो एस्टिमेट रीजनेबल होना चाहिए, हमारे पास उसका रीजन होना चाहिए। देखिए, एट रेस्ट वी टेक अबाउट 12 to 15 ब्रीथ्स अ मिनट। हम आमतौर पे 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेते हैं। ठीक है, और एक घंटे में जो है, एक घंटे में 60 मिनट होता है।
एक घंटे में क्या है, एक घंटे में 1 आवर में कितना मिनट, 60 मिनट होता है। और एक दिन में जो है, 1 डे में जो है वो 24 आवर्स होते हैं। तो टोटल हमें अगर एक दिन में आवर्स निकालना होगा तो हम करेंगे 24 इंटू 60, यानी कितना हो गया, 1440 मिनट हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, सो वी टेक रफली 18 to 22,000 ब्रेथ, अबाउट 20,000 ब्रेथ अ डे। तो हम एक दिन में, हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं इंटू, हम इसको मान लीजिए 12 से कर देते हैं, 12 से 15, तो लगभग हमारे पास आ जाता है कितना, 20,000 जो ब्रीथ है हम वो करते हैं एक दिन में। ठीक है, अब वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन ब्रीथ। अब एक ब्रीथ में, एक बार सांस लेने में कितनी हवा जो है वो हम भर लेते हैं, इसको निकालने के लिए हम एक रबर पार्टी बैलून, रबर जो बलून होता है उसका यूज करते हैं। देखो, अब हम एक बलून लिए और लगभग उस बैलून को भरने में हमें 4 से 5 बार हवा भरना होता है। ठीक है, और एक बार हम जब हवा भरते हैं तो उसमें 0.5 लीटर हवा जाती है। ये हमने ऐसे निकाला कि क्या कि व्हेन इन्फ्लेटेड हैज अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 2 लीटर, और जब हमने 4-5 बार हवा भरी तो उसमें 2 लीटर वॉल्यूम गया, 2 लीटर जो एयर है वो गया। और यहां से 4 बार भरा तो 2 लीटर गया, तो एक बार भरा तो कितना, आधा लीटर गया। ठीक है, अच्छा, तो सो वन ब्रीथ इज परहैप्स, लगभग एक जो ब्रीथ है वो उसमें आधा लीटर हवा जा रहा है। तो 20,000 में कितना जाएगा, 20,000 इंटू हाफ हो गया कितना, 10,000। तो 10,000 लीटर जो है वो हवा जा रही है एक दिन में। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमने एक एस्टिमेट लगा लिया इसका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी ओर। तो साइंस कनेक्ट्स मैनी डिसिप्लिन्स, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो क्या है कि साइंस जो है वो डिवाइडेड है, हमने बात किया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, और अर्थ साइंस भी है। ठीक है, अच्छा, और ये जो नेचर है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इसको हम पहले रीड करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे आफ्टर ग्रेड 10 इफ यू डिसाइड टू स्टडी साइंस इट विल बी डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर क्लास 10th के बाद साइंस को पढ़ने के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट जो होंगी वो ब्रांचेस होंगी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस। एंड इवन इन क्लास 9th and 10th द चैप्टर हैव विल फोकस ऑन सम ऑफ दीज एरियाज। और 9th और 10th में भी ये जो चैप्टर का डिवीजन है, यहां आपको डिफरेंट बुक्स तो नहीं दी गई हैं, लेकिन इसी साइंस की बुक में कुछ चैप्टर फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं और कुछ बायोलॉजी के हैं। जैसे जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है सेल, वो बायोलॉजी का चैप्टर है। ऐसे ही यहां पर 9th और 10th में भी क्या है, focus on some of these area. We have highlighted some of exciting things you may learn about in next level of boxes. However, do remember that natural world does not have any such boundary. जैसे कि आपके बुक में तो ये बाउंड्री है कि थोड़े चैप्टर फिजिक्स के, थोड़े केमिस्ट्री के, थोड़े बायोलॉजी के, लेकिन ये जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है, यहां पे तो कोई बाउंड्री नहीं है ना। यहां पे तो साथ में फिजिक्स भी लग रही है, केमिस्ट्री भी लग रही है, बायो भी लग रही है, और इवन मैथ्स भी लग रही है, सोशल साइंस भी लग रहा है, सभी सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं। तो दीज डिविजन्स आर मेड बाय अस टू हेल्प ऑर्गेनाइज नॉलेज। ये डिवीजन हमने किया है ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ सकें, आसानी हो सके हमारे लिए। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर फिजिक्स को एग्जिस्ट करना है तो बायो को भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई अब लाइट है तो उसको यूज करने वाला भी तो कोई चाहिए। फैन चल रहा है तो उसके नीचे एक इंसान भी तो बैठा है, हम लोग भी तो बैठे हुए हैं। एसी चल रही है, अब हम रूम में हैं तो एसी चल रही है, एसी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स लग रहे हैं, और एक बायोलॉजिकल आदमी है वो उसको यूज कर रहा है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लग गई। अब आपने खरीदा होगा उसे तो वहां पे मैथ्स लगी होगी, बिजनेस लगा होगा, जो उसने बेचा जिसने, उसने कॉमर्स लगाया, बिजनेस लगाया। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड हैं, कोई भी इंडिविजुअली जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम वो क्या है कि साइंस इज अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन। साइंस क्या है? एक जर्नी है एक्सप्लोरेशन का। जैसे हाउ साइंस कनेक्ट्स द वर्ल्ड, मैंने आपको एग्जांपल दिया। जैसे हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेते हैं, वो क्या है कि हाउ डज अ मास्क रियली वर्क, मास्क कैसे काम करता है। तो मास्क ऐसे काम करता है कि वहां फिजिक्स भी लग रही है, केमिस्ट्री भी, बायो भी और मैथमेटिक्स भी। जैसे पार्टिकल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो उसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। जो पार्टिकल्स हैं हवा के, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के वजह से क्या मतलब, ये जो मास्क है, उस मास्क में जो पार्टिकल है वो कैप्चर हो जा रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन।
अब केमिस्ट्री कैसे यूज हो रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर फाइबर। अब मास्क में क्या है, पॉलीमर फाइबर का यूज हुआ है और पॉलीमर फाइबर की प्रॉपर्टी होती है कि वो पार्टिकल को कैप्चर कर लेती है या रोक देती है, ठीक है। बायोलॉजी कैसे यूज हो रहा है, साइंस एंड बिहेवियर ऑफ वायरस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर और साइज पता है, उसी साइज के अकॉर्डिंग हम मास्क को डिजाइन कर रहे हैं यूजिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैथमेटिक्स कैसे लग रहा है, मॉडलिंग एयर फ्लो एंड फिल्टरेशन एफिशिएंसी। मैथमेटिक्स हमें फिल्टरेशन की एफिशिएंसी को बताती है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो साथ में काम कर रहे हैं ताकि एक मास्क बन सके, ठीक है। अच्छा, तो ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स वन गोल, जो कि है बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो साइंस इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इक्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स, इट इज ह्यूमन एक्टिविटी। ये क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है ऑफ व्हाट, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। केयरफुल क्वेश्चनिंग, हम सावधानी से क्वेश्चन पूछते हैं, अपने गलतियों से सीखते हैं और क्या है, अपने जीवन को और बेहतर और आसान बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आज सीखा। तो एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या समझा, क्या पढ़ा कि साइंस की जो शुरुआत होती है वो क्यूरियोसिटी से होती है, जिज्ञासा से होती है। हम क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, पूछते जाते हैं, पूछते जाते हैं, एक्सप्लोर करते जाते हैं और एक्सप्लोर डायरेक्शन के साथ हमें डीपली ऑब्जर्व करना है, हमें एक्सप्लोर करना है, लेकिन हमारे पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। दैट्स व्हाई ncrt.com, डायरेक्शन टू एवरी डाउट, ठीक है। इससे होता क्या है कि हम चीजों को समझ पाते हैं और नई नई डिस्कवरीज करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ती है। और फाइनली क्या होता है, हमारा जो लाइफ है वो कंफर्टेबल बनता है, आसान बनता है, इंटरेस्टिंग बनता है, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी साइंटिफिक डिस्कवरी। आपको याद रखना है, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को मारना नहीं है, प्रश्न पूछते रहना है, खोज करते रहना है, समझते रहना है, मचाते रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये क्लास अच्छी लगी, टॉपिक्स समझ में आए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हुई, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हां, ये पीडीएफ आपको चाहिए, ये एनिमेटेड इंटरेस्टिंग पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आपको सिर्फ 11 रुपीज पे करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं 11 रुपए पे करने के बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।